बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से पर्यावरण एक वैश्विक राजनीति का मसला है और किस तरह से वैश्विक राजनीति में इस मसले पर अब लगातार बातचीत हो रही है, टिकाऊ विकास की बात सामने आई है और इसके लिए लगातार बहस मुबाहिशे हो रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे साझी संपदा के बारे में। क्या है साझी संपदा, क्या है इसके सरोकार पर्यावरण से और क्या है इसके सरोकार विश्व राजनीति से। चलिए जानते हैं। साझी संपदा का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। साझी संपदा का तात्पर्य वो संपदा होती है जिस पर किसी समूह है, कोई भी समूह है, उसके प्रत्येक सदस्य का और सामूहिक हक होता है, समान हक होता है। जैसे कि हम सभी लोग मान लीजिए एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उस संयुक्त परिवार का जो रसोई घर है यानी कि जो चूल्हा है या फिर वहाँ का जो आंगन है या फिर वहाँ जो भी कोई कुआं है, पानी पीने की व्यवस्था है, उस पर सभी परिवार के सदस्यों का बराबर का हक होता है, सामूहिक हक होता है। वहाँ किसी भी एक व्यक्ति के लिए वो रसोई घर नहीं होता, किसी भी एक व्यक्ति के लिए वो पानी का कुआं नहीं होता, किसी भी एक व्यक्ति के लिए वो घर का आंगन नहीं होता, अपितु सभी सदस्यों का बराबर का हक होता है। कुछ वैसी ही होती है साझी संपदा। साझी संपदा मतलब जिस पर कि सभी का बराबर हक है। जैसे कि हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र है वो हम सभी राष्ट्रों के लिए है, सभी देशों के लिए है। हम बात करें अंतरिक्ष की, हम बात करें पर्यावरण की, वायु की, अंटार्कटिका की, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं, जिस पर किसी एक राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है, किसी एक राष्ट्र का हक नहीं है, अपितु सभी का बराबर हक है। तो देखिए, मूल तर्क ये है कि ऐसे संसाधनों की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और समान उत्तरदायित्व भी होते हैं। फिर हम चलेंगे संयुक्त परिवार वाले उदाहरण की तरफ कि संयुक्त परिवार में जो भी कहें कि वस्तुएं या फिर जो भी जगह है सबके लिए समान है। वहाँ रसोई घर अगर हम सबका है तो हम सबका वहाँ अधिकार बराबर है, वहीं उसका उत्तरदायित्व भी सबका है। जहाँ आंगन सबका है तो उस आंगन पर अधिकार सबका है, वहीं उस आंगन की साफ सफाई करना या फिर उसको अच्छा बनाए रखना, स्वच्छ बनाए रखना, ये उत्तरदायित्व भी परिवार के हर सदस्यों का होता है। वैसी ही कुछ होती है साझी संपदा। साझी संपदा संपूर्ण विश्व समुदाय की है, सभी राष्ट्रों की है, सभी राष्ट्रों का उस पर बराबर हक है, लेकिन उसको संरक्षित रखना, उसको वैसा का वैसा बनाए रखना, उसको अच्छा बनाए रखना, उसको स्वच्छ बनाए रखना, उसको उपयोगी बनाए रखना संपूर्ण विश्व समुदाय का ही समान रूप से उत्तरदायित्व होता है। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के मसले की हम बात करें तो विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। क्योंकि किसी एक राष्ट्र के संप्रभु में नहीं होती है वो संपदा, इसलिए उसका रखरखाव, उसका संरक्षण भी संपूर्ण विश्व समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें आता है पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। हम बात करेंगे शीत युद्ध कालीन दौर की, तो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना बेहद मुश्किल था। समस्या क्या थी? अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में सर्वमान्य पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल है। कि हम देख रहे थे शीत युद्ध काल के दौरान दो राष्ट्र आपस में प्रतिद्वंदी थे और सारा विश्व था वो एक तरह से दो गुटों में, दो ध्रुवों में बंट गया था। ऐसे में किसी भी एक एजेंडे पर या फिर किसी भी एक प्रक्रिया पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल था। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। इस खोज ने हमें इस तरफ चेताया कि हम किस हद तक, किस स्तर तक पर्यावरण का प्रदूषण कर रहे हैं। बाहरी अंतरिक्ष के प्रबंधन पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमान
असमानता का असर है। जैसे कि हमने सुरक्षा वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्र हैं वो धनी राष्ट्र हैं, अमीर राष्ट्र हैं, संपन्न राष्ट्र हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्र हैं वो अभी विकासशील राष्ट्र हैं और आर्थिक विकास की गति है वहाँ धीमी है और जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र है। तो इन राष्ट्रों के मध्य जो ये असमानता है, आर्थिक असमानता हम कह सकते हैं, समृद्धि की दृष्टि से ये जो असमानता हम कह सकते हैं, इसका असर भी पर्यावरणीय मुद्दों पर पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में भी कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें भी जो विकसित राष्ट्र हैं वो पर्यावरण सुरक्षा के लेकर किन्हीं और मसलों को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हैं, ज़्यादा चिंतित हैं। वहीं जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए कुछ और मुद्दे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से इन मुद्दों पर सहमति बन पाना, पर्यावरण संकट से बचने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किसी एक तौर तरीके पर सहमत हो पाना, इनकी असमानता है वो बीच में आ जाती है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूद पीढ़ी में सबके बराबर हैं और न ही आगे की पीढ़ियों के लिए सबके बराबर हैं। तो इस वजह से एक कहें कि संरक्षा की तरफ, पर्यावरण सुरक्षा की तरफ और एक मुद्दा नहीं बन पाता है। यहाँ भी महत्वपूर्ण मुद्दा औद्योगिक विकास का है, प्रौद्योगिकी का है, क्योंकि पर्यावरण की संरक्षा के लिए कहीं ना कहीं हमें औद्योगिक विकास का जो अपना तरीका है उसको बदलना पड़ेगा और ऐसे में विकासशील राष्ट्रों के सामने ये एक चुनौती खड़ी हो जाती है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ये सिद्धांत हम जानेंगे कि संपदा सबकी साझी है किंतु इनको संरक्षित करने की, इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है। ये भला कैसे हो सकता है, चलिए जान लेते हैं कि पर्यावरण को लेकर अगर रवैये की बात करें तो विकसित देश हैं वो पर्यावरण को उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस रूप में पर्यावरण आज मौजूद है। कि आज जितना पर्यावरण का क्षरण हो चुका है, जितना पर्यावरण है उसका नुकसान हो चुका है, जिस रूप में आज पर्यावरण है उसी रूप में वहीं से विकसित देश उसकी चर्चा करना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर विकसित देशों का मानना है कि हर देश की जिम्मेदारी है वो बराबर है। ठीक है, बात तो अगर इस तरफ हम देखें तो इतनी अजीब नहीं लग रही, इतनी बुरी नहीं लग रही कि हाँ ठीक है, आज जैसा भी है पर्यावरण हम सबको बराबर जिम्मेदारी लेकर इसकी सुरक्षा करनी होगी, इसकी संरक्षा करनी होगी। लेकिन बात जब इतनी ही सुनते हैं तो ठीक लगती है। जब हम विकासशील देशों की बात जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तब हम कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि ये बात इतनी ठीक भी नहीं है। चलिए जानते हैं विकासशील देशों का पैरोकार। तो विकासशील देश ये कह रहे हैं कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के भौगोलिक विकास से हुआ है। जहां आज जिस स्थिति में पर्यावरण है उसी स्थिति पर बात करना चाहते हैं विकसित देश। वहीं विकासशील देश ये कह रहे हैं कि आज पर्यावरण जिस स्थिति में आया है, आज पर्यावरण को जितना नुकसान हो चुका है उस नुकसान का कारण ये विकसित राष्ट्र हैं, इन विकसित राष्ट्रों का भौगोलिक विकास है। तो इसलिए क्योंकि इनकी वजह से पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए उसकी संरक्षा की जिम्मेदारी, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों को ज़्यादा उठानी चाहिए विकासशील राष्ट्रों की तुलना में। इसीलिए ये सिद्धांत कहलाया साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी। अर्थात विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने आर्थिक प्रगति की है, जिन्होंने औद्योगिकरण किया है, जिन्होंने प्रौद्योगिकी विकास किया है, लेकिन इस विकास की राह में कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी भरपूर नुकसान पहुंचा है। तो ये मांग है विकासशील राष्ट्रों की कि जब पर्यावरण को नुकसान इन राष्ट्रों की वजह से ज़्यादा पहुंचा है, अधिक पहुंचा है, तो उस पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी इन राष्ट्रों को ज़्यादा लेनी होगी, इन्हें ज़्यादा प्रयास करने होंगे। विकसित देशों को इस नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही विकासशील देशों की ये भी मांग है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो औद्योगिक विकास कर चुके हैं, वो आर्थिक विकास की एक अच्छी दर पर हैं, लेकिन अगर विकासशील राष्ट्रों की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा के अलावा उनके सामने और भी बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं जो कि प्राथमिक होते हैं। जैसे कि उन्हें अपने राष्ट्र से गरीबी को दूर करना है, बेरोजगारी दूर करनी है, अशिक्षा को दूर
करना है, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवानी है और कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास भी करना है। तो इन विकासशील राष्ट्रों की ये जो समस्याएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, इनका भी ध्यान इस पर्यावरणीय मुद्दे के मसले पर रखा जाना चाहिए। और जब 1992 का पृथ्वी सम्मेलन था तो उसमें भी इसकी साझी संपदा और अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत को मान लिया गया, अर्थात ये बात स्वीकार कर ली गई कि विकसित राष्ट्रों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। रियो घोषणा पत्र में कहा गया कि टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ नियमाधार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में भी कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय की हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि 1997 में जापान के क्योटो में होता है। औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य इस क्योटो प्रोटोकॉल में निर्धारित किए गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक तापवृद्धि में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग से विश्व का तापमान बढ़ता है और यह घटना धरती के जीवन के लिए प्रलयंकारी है। इस बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्यावरण के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की ये जो घटना बढ़ती है और उसकी वजह से धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती है और इस वजह से ये घटना है किस तरह से, और हम कहें कि जो समुद्र का बढ़ता जल स्तर है वो प्रलयंकारी साबित हो सकता है मानव समुदाय के लिए, मानव जाति के लिए। तो ये समझा हमने साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कि किस तरह से ये सिद्धांत विकसित राष्ट्रों के लिए और विकासशील राष्ट्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण की अलग अलग जिम्मेदारी तय करने की बात करता है। लेते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या है? बहुत अच्छे से हमने इसको जाना है कि साझी यानी कि संपदा सबकी है, लेकिन अब इसको नुकसान जो हो चुका है क्योंकि विकसित राष्ट्रों की वजह से ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ है तो उनको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी है उसकी सुरक्षा की, उसके संरक्षण की। साझी संपदा से क्या तात्पर्य है? साझी संपदा मतलब सबकी संपदा जिस पर सबका, पूरे समूह का समान रूप से अधिकार हो, समान रूप से हक हो। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? इसमें किस बात पर सहमति बनी? अभी अभी हमने जाना क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। जापान के क्योटो में ये हुआ था और इस पर किस बात की सहमति बनी? इस पर सहमति यही बनी कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए एक साझी जिम्मेदारी हमें निभानी है, अलग अलग जिम्मेदारी साझी संपदा पर। धन्यवाद।